वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू दिस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और आज से हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस का लॉ। ये टॉपिक हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। आज है पार्ट नंबर 1। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है और है, क्योंकि कोलम्स लॉ से जो प्रॉब्लम्स आप बड़ी मुशक्कत से सॉल्व कर पाते हो ना, वो गॉस लॉ से 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि उसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन जेई के लिए तो हम पावरफुल है ही, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, लेकिन गॉस लॉ शुरू करने से पहले फ्लक्स को ठीक से समझना पड़ता है, और कई बच्चों को फ्लक्स समझने में अगर शुरुआत है तो दिक्कत होती है। तो भाई साहब, फ्लक्स मतलब ई डॉट ए वी डॉट ए, है ना। डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, मैथमेटिकली एकदम सिंपल है। अगर फिजिकल एक एग्जांपल दूं, एक या दो, तो बेस्ट है कि पाइप में पानी जा रहा है तो पानी का फ्लक्स कितना है ना, पर एरिया उसका पानी का डायमीटर कुछ होगा। अच्छा भाई, हीट फ्लो हो रहा है तो हीट का फ्लक्स कितना, एनर्जी का फ्लक्स कितना, मास का फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स कितना, फोटोन का फ्लक्स कितना, है ना। तो दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, बहुत ही आसान है। आप पेशेंटली अगर जो भी मैं स्लाइड्स आपको नरेट कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो करें शुरू, है ना। आप ध्यान से इसको देखते रहिए। देखो, एक बार देख लो ये प्लान क्या है, ताकि आपको पूरे लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे, है ना। फील्ड लाइन जो होती है वहां से शुरू करके फॉर्मूला तक। फिर जनरल डेफिनेशन है सरफेस इंटीग्रल की। उसके बाद फ्लक्स का साइन, भाई पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है। फिर देखो ये 7 इलस्ट्रेशन है, सारे जेई लेवल के हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिए है। उसके बाद गॉसिस लॉ, वो उसका स्टेटमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, और वो सटल पॉइंट जहां बच्चे गलती करते हैं, है ना। और एंड में और अच्छी चीज बताऊंगा कि कंडक्टर के अंदर कैविटी हो तो इंड्यूस्ड चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां तक आप देखिए, क्योंकि ये कंडक्टर के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वहां पे आप यहां से शुरू होगा उसका बेसिक, ध्यान से देखना उसे। और देखो ये जेई बॉक्स, फ्लक्स के साइन कन्वेंशन और गॉस लॉ के ट्रैप्स है इसमें। तो इनसाइड चार्ज वर्सेस आउटसाइड चार्ज, तो ये जेई के फेवरेट क्वेश्चंस है। तो क्या करो कि आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से एंड तक देखते रहो, ठीक है। चलो, ये आसान चीज है। यहाँ पे सबसे सिंपल केस से शुरू किया है यहाँ। पिछले लेक्चर में मतलब आपको पता ही होगा, हमने फील्ड लाइंस क्वालिटेटिवली क्या होती है समझा था, है ना। आज यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव वर्स को पता, क्वांटिटेटिव बात करेंगे, ठीक है। होप आपको पता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या है। तो ये याद कीजिए कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी मतलब लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां लाइन पास पास वहां फील्ड स्ट्रांग, ये चीजें हमने कवर की है ना, पिछले लेक्चरों में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अब देखिए फिगर में, है ना, एक यूनिफॉर्म फील्ड है और यहाँ एक रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया ए लिया है, कैपिटल ए। यो फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है कि नहीं, परपेंडिकुलर। अब कितनी लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो लाइंस पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू ई। तो टोटल एरिया कैपिटल ए, तो टोटल लाइंस प्रोपोर्शनल टू ई टाइम्स ए, हो गई कि नहीं हो गई। ऐसा है ना, सिंपल। देखो,
अच्छा, तो इसी प्रोडक्ट का हम नाम दे के रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सिंबल इसका कैपिटल फाई बोलते हैं, और ई का फ्लक्स है तो फाई ई इक्वल टू ई ए, ई डॉट ए लिखा ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब समझे परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, जो चीज जा रही है वो उसको परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, इतना ही है। अब यूनिट्स भी देख लो, है ना, ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, या तो वी बाई डी भी होता है लेकिन न्यूटन। ए का क्या होता है, ऐसा ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट आपका निकल के आ गया न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे पक्की कर लीजिए कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है भाई साहब, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल गया स्केलर, है ना। ये मतलब क्या हुआ इसका, है ना, जब आप कई सरफेसेस का फ्लक्स जब जोड़ोगे ना आगे, तो अब तो आपको पता है स्केलर का मतलब, अल्जीब्रिकली सिंपली ऐड कर देना साइन के साथ, ऑब्वियसली प्लस माइनस सिंपली ऐड करो, वेक्टर एडिशन नहीं। ये बात आगे आपको बहुत काम आने वाली है, बड़े आगे, ये तो आसान था कि नहीं। देखो अब थोड़ा टिल्ट कर दिया, मतलब सरफेस अगर परपेंडिकुलर ना हो तो भाई साहब सरफेस का नॉर्मल दिखा कि नहीं, है ना। तो ये जो नॉर्मल है फील्ड से एंगल बनाएगा कुछ, थीटा यहाँ पे, है ना, जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं। जितनी लाइंस टिल्टेड सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो उसका प्रोजेक्शन जो लोगे आप, इस सरफेस का प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, तो उतनी ही लाइन तो उस प्रोजेक्शन को क्रॉस कर रही है, देखा आपने। तो वो प्रोजेक्शन जो, अब ये प्रोजेक्शन तो फील्ड के परपेंडिकुलर लिया है ना। तो देखो ज्योमेट्री से ये प्रोजेक्शन आपका, जो ए परपेंडिकुलर लिखा है यहाँ, ये ए कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। वैसे भी आपको पता है भाई, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, तो आपका यहाँ पे फ्लक्स हो गया ई ए कॉस थीटा, है ना। ऑब्वियसली फ्लक्स को हम फाई ई कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब वेक्टर आप लोगे तो डायरेक्शन के साथ आएगा, है ना, तो इसका डायरेक्शन कौन सा लोगा, कौन, तो ये जो वेक्टर का मतलब ए वेक्टर है ना, ऐसा नहीं कि ये स्केलर है, देखो एन कैप, तो उसका एन कैप वाला डायरेक्शन है। अब तीन केसेस याद रखिए, देखो थीटा जीरो तो सरफेस फील्ड के सीधा परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम फ्लक्स ई ए, कॉस जीरो तो वैसे भी वन हो गया। अगर थीटा 90 तो क्या होगा, सरफेस फील्ड के पैरेलल, एज ऑन बोलते हैं जिसे, है ना, एक होता है साइड ऑन, एक होता है एज ऑन, ऐसा। तो मतलब है थियोरेटिकली वो लाइन घिस के निकल जाती है, क्रॉस ही नहीं करेगी, मतलब फ्लक्स जीरो। और अगर बीच में कहीं हो तो ये कॉस थीटा लगा दो, है ना। अगर एक लाइन में बोलूं तो फ्लक्स पूछता है कि कितनी लाइन सरफेस को पार कर गई, सिंपली, है ना। पार करना मतलब छूना नहीं, एक्चुअली उसको क्रॉस करके कितनी लाइन चली गई, ये है फ्लक्स, सीधा सीधा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कितनी पास करके चली। चलो आगे बढ़े हम, थोड़ा विस्तार कर दिया यहाँ पे, जिनको दिक्कत थी वो अब थोड़ा सा जनरलाइज। रियल लाइफ में फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होती है ना, ना ही सरफेस फ्लैट होता है, देखो कैसा होता है। तो जनरल केस कर्व सरफेस हो तो फील्ड आपका जगह जगह यहाँ पे हर जगह बदल रहा है। अब ऐसा केस जो है, तब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे फिजिक्स का स्टैंडर्ड तरीका है, तोड़ो और जोड़ो, है ना। तो सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम बांटते आए कि नहीं, तो बांट दो।
हर एलिमेंट इतना छोटा कि उसके ऊपर फील्ड अक्रॉस कांस्टेंट, मतलब इतना छोटा है कि पॉइंट तो फील्ड कांस्टेंट ही होगी, ऐसा ये तरीका है। अब हर एलिमेंट के लिए वेक्टर डिफाइन करो, जैसे तो ये आई, क्योंकि एलिमेंट आई है ना, तो डी आई वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड उसका एरिया होगा, और डायरेक्शन वो जो लोकल पॉइंट है उसके नॉर्मल। कर्व है तो पॉइंट टू पॉइंट नॉर्मल अलग होगा ना, तो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन। उस जगह फील्ड आपका होगा ई आई, है ना, और ये भी वेक्टर है, और ये आपका इन जनरल थीटा एंगल होगा कि नहीं। तो भाई साहब उस एलिमेंट का फ्लक्स तो आप निकाल ही सकते हो, फाई आई। तो जो भी है आपका ई आई इंटू जो स्मॉल डी ए या डेल्टा बोलो, कॉस थीटा आई, है ना। तो सिंपली ई आई वेक्टर और डी ए आई वेक्टर। अब आपको पूरा करना है पूरा सारा, तो सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, है ना, तो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या लोगे, है ना, डेल्टा है जीरो की तरफ और एलिमेंट्स इनफाइनाइट, है ना। तो ये अगर आप, आपको पता है सम का क्या हो जाता है, इंटीग्रल बन जाता है। तो इसीलिए ये अगर छोटे छोटे टुकड़े बहुत इनफाइनाइट हो तो इंटीग्रल ओवर द सरफेस, पूरी सरफेस के ऊपर, और इसको ई डॉट डी ए बोला जाता है। इसी को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। और नोट कीजिए, फ्लक्स की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, फील्ड के पैटर्न के ऊपर और कौन सा सरफेस आपने चुना है उस पर। अगर सरफेस बदला तो फ्लक्स भी बदल सकता है। ठीक है, मैंने, आप एक बार पॉज करके फिर से देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कन्वेंशन है। देखो, ये आता है अब सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, क्लोज्ड सरफेस का। क्लोज सरफेस वो जो स्पेस को दो हिस्सों में बांट दे, है ना। क्लोज मतलब एक इनसाइड हो गई तो दूसरी आउटसाइड सरफेस की, और बिना सरफेस को क्रॉस किए आप एक से दूसरे में नहीं जा सकते हो, है ना। जैसे स्फीयर का सरफेस हो गया, क्यूब का सरफेस हो गया, समझ गए आप। सरफेस, सरफेस और लाइन में फर्क है, सरफेस की बात। कन्वेंशन ये है, क्लोज सरफेस पर डीए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल के अलाउ, क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड मतलब अंदर का भी स्पेस है, बाहर, तो बाहर की तरफ, समझे कि नहीं। ये रूल है भाई, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये तो फिर आपके लिए एकदम आसान चीज हो जाएगी। ये तो हम सिर्फ देखो अब डायग्राम, क्लोज सरफेस दिखाई है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और कितने एलिमेंट लिए है, पहला एलिमेंट वन देखो, यहाँ लाइंस अंदर से बाहर निकल रही है ना। थीटा 90 से कम है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो फ्लक्स क्या आया, पॉजिटिव है ना। इन जनरल अगर अपोजिट है तो ये दूसरा एलिमेंट देखो, यहाँ लाइन सरफेस को सब सिर्फ टेंजेंट ग्रेस कर रही है, तो थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना होगा बोलो, कॉस थीटा जीरो होगा, जीरो होगा, दिख भी रहा है और मैथमेटिकल। और तीसरा एलिमेंट है, यहाँ लाइंस बाहर से अंदर घुस रही है, थीटा 90 से ज्यादा है, तो कॉस थीटा तो नेगेटिव होगा, तो फ्लक्स आपका नेगेटिव हो रहा है, समझे ना। ऐसा है, देखो कैसे थीटा ने कमाल कर दिया। तो फिजिक्स में हम ऐसा बोलते हैं कि अंदर जाने वाला फ्लक्स आपका, है ना। ये बेसिकली ये बेटर कन्वेंशन है जो अभी इसको पकड़। देखो एक लाइन का मंत्र है, निकले बाहर तो प्लस, अगर अंदर घुस रहा है तो माइनस, टेंजेंट या ग्रेज या घिस के जा रहा है तो जीरो। ये वर्जन अभी याद रखो, काम आएगा। बोल के देखो, निकले तो प्लस, घुसे तो माइनस, घिसे तो जीरो।
है ना? तो ये एक दो बार बोल लेना, कंफ्यूज जिनके लिए होता है इनके लिए मैंने बताया है। वैसे नहीं होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे। चलो हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, एक पॉइंट चार्ज क्यूब सेंटर पे रखा है, स्क्वायर के कॉर्नर पर, सॉरी, और साइड ए है। पूछा है फ्लक्स कितना होगा। तो पूरा जो स्क्वायर है ना, फ्लक्स मतलब एरिया चाहिए, तो स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बोले सर फॉर्मूला लगाओ, दौड़ो फॉर्मूला लगा लो, है ना? तो दौड़ शुरू हो जाती है। थोड़ा रुको, दौड़ो मत, पहले ज्योमेट्री को परखो, समझो, सोचो। क्यू कहाँ पर है? कॉर्नर पर है, और वो स्क्वायर के प्लेन में। भाई साहब, तो स्क्वायर के किसी भी पॉइंट पर क्यू की फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम क्यू, मतलब स्क्वायर के प्लेन के अंदर ही। समझे कि नहीं आप? तो और स्क्वायर का एरिया वेक्टर कहाँ है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। हर जगह पे देखो तो cos 90 मतलब भाई कितना हुआ आपका? जीरो हुआ कि नहीं? तो फील्ड लाइन की भाषा में एक भी लाइन स्क्वायर को क्रॉस ही नहीं कर रही है ना? सब प्लेन के साथ साथ स्कीम कर रही है, घिस रही है, तो फ्लक्स जीरो है। तो कोई इंटीग्रल नहीं करना है ना? तो ये फिजिक्स का स्टाइल है। बाकी तो मैथ्स में तो दौड़ते हैं फटाफट, बोले लगा दो। तो फिजिक्स में ये है, पहले सोचो फिर करो कैलकुलेट, है ना? आगे बढ़ते चलो। दूसरा प्रॉब्लम है, ये फेमस ज्योमेट्री है, हर एग्जाम में या तो यहां वहां घूम के आता है। हेमिस्फेयर का रेडियस आर है, यूनिफॉर्म फील्ड ए में रखा हुआ है, फील्ड एक्सिस के अलाउंग है ना? फ्लैट बेस से घुस रही है वो अंदर। पूछा है कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, है ना? मजेदार है। अब बोले तो कर्व सरफेस पे इंटीग्रेट करना तो मुश्किल तो लग रहा है थोड़ा, अब जिनको पता है। तो यहाँ पे वही तो है सारी ट्रिक, कि मत करो, है ना? सीधा फील्ड लाइंस गिन लो। वैसे भी ये सारी ट्रिक मैं अपने जो डीपीपी सीरीज बनाई है, यूनिट्स टू लॉजिक गेट्स, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से सारी ट्रिक हम बताते हैं। यहाँ तो थियरी है, तो थोड़ा थियोरिटिकल है बस। एनीवेज, तो जो भी लाइन फ्लैट बेस से अंदर घुसी है, वो तो डोम से बाहर निकलना ही है ना? नहीं तो डोम से बाहर निकलेगी, जाएगी कहाँ वो? समझे कि नहीं आप? तो जो फ्लैट बेस का जो फ्लक्स है, वही तो कर्व का फ्लक्स होगा कि नहीं? सोचा समझा आपने? तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हुए कि नहीं? तो भाई साहब, बेस का फ्लक्स तो इजी है, फ्लैट सर्कल है, रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। फील्ड परपेंडिकुलर घुस रहा है, इनकमिंग है, नेगेटिव बोलो। तो फाई ऑफ दैट बेस इज रिटर्न एज माइनस ऑफ ई फाई, और उतना ही तो बाहर निकलेगा कर्व सरफेस, और बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव बोल दो। ठीक। तो क्योंकि बाहर का वेक्टर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस दोनों एक तरफ है, इसलिए पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट। तो वही है। तो देखा आपने, कॉम्प्लिकेटेड कर्व सरफेस का इंटीग्रल नहीं है, बिना इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है ना? और ये टेक्निक आपको याद रखनी है, काम आएगी। आगे बढ़े, चलो। ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है ना, करना पड़ेगा। वेज है, इंक्लाइन प्लेन वाला क्लोज सरफेस, ठीक है, और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ई में,
तो इसके 5 फेसेस है, देखो डायग्राम में ए बी सी डी। ये ऊपर वाला इंक्लाइन फेस दिख रहा है, स्लांट लेंथ उसकी ए है, विड्थ बी है, एंगल थीटा है। ए डी ई एफ भी देख लो, वर्टिकल फेस, ये पीछे वाला, उसकी हाइट साइन थीटा होगी ना, ए जो है हाइपोटेनियस, तो ए साइन थीटा भाई, वर्टिकल प्रोजेक्शन। बी सी ई एफ नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, और ए बी एफ और सी डी जो ट्रायंगल वॉल्स है दोनों, वो दिख रही। हर फेस का मतलब हर एरिया का हर उसका फ्लक्स निकालना है, और टोटल फ्लक्स भी निकालना है। आप क्या करो कि पॉज करो यहाँ पे वीडियो को, खुद से ट्राई करो, है ना। हाँ, तो मजा आएगा। देखो चलो, जिसने ट्राई किया है तो सॉल्व करते हैं। स्ट्रेटेजी, पहले जीरो वाले फेसिस को पहचानो, ऐसा ही तो है। फील्ड ई हॉरिजॉन्टल है, एक्स डायरेक्शन में है। अब ट्रायंगल जो ए बी एफ और सी डी ई है, इनका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में है कि नहीं, प्लस माइनस। तो ये तो ई के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जीरो होगा फ्लक्स। बॉटम में जो बी सी एफ था, एरिया वेक्टर नीचे माइनस वाई, फिर से वो भी परपेंडिकुलर जीरो। तो 3 फेसिस तो गए बिना कुछ किए, है ना। तो अब कितने बचे, 2 बचे। इंक्लाइंड फेस तो ए बी सी डी है ना, इसका एरिया क्या होगा, वो ए था इंक्लाइन और वो बी था अंदर की तरफ, तो ए बी। और नॉर्मल फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा ना, आपको तो पता है ये तो ये जो भी है ये बाहर निकल रही है यहाँ से, तो ये पॉजिटिव होगा। अब जो वर्टिकल फेस था वो ए साइन थीटा, उसका इंटू बी होगा, अंदर बी था ना, और इसका तो नॉर्मल आउटवर्ड होता है हमेशा बाहर की तरफ फील्ड के अपोजिट, तो ये वैसे भी एंगल भी इसका 180 वैसे भी नेगेटिव है ना। तो इसका ए बी साइन थीटा टाइम्स कॉस ऑफ 180, साइन थीटा तो उसका तो वो था वो, है ना वो, और ये कॉस अपना ये है एंगल वाला, तो ये आएगा माइनस ई ए बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ माइनस का मतलब है घुस रही है लाइन अंदर। और टोटल पता है आपको, तो स्केलर है तो जोड़ना है, तो 0 0 0 3 बार, तीनों का जीरो था। ई ए बी साइन थीटा माइनस ई ए बी जीरो हो गया, तो जितनी जा रही है उतनी बाहर आ रही है, ऐसा। तो ये क्या कोइंसिडेंस है भाई साहब, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड में जितनी फील्ड क्लोज सरफेस से अंदर जाती है उतनी ही बाहर निकलती है। जैसे एक पाइप ले लो, जहां से पानी स्टेडी यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो जितना अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर आएगा। तो याद ये रखना है कि यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स अगर सरफेस क्लोज्ड है तो हमेशा जीरो है, शेप चाहे कुछ भी हो। ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए था, है ना, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म का तो भी जीरो करके आ गए, ऐसा मत करना। देखो, तो यहाँ पे और एक तरह से प्रूव करेंगे अभी जो हमने कहा, यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन से करेंगे। सिलेंडर है, रेडियस आर है, लेंथ आर है, एक्सिस जो सिलेंडर की पैरेलल दी है फील्ड के। अब क्लोज सरफेस के यहाँ पे कितने हिस्से इन जनरल बनते हैं, है ना। ऊपर वाला लेफ्ट कैप बोलो, ऊपर वाला तो क्लोज सरफेस है पूरा, यहाँ एक कैप और दूसरी कैप, लेफ्ट और राइट, ठीक है। और जो ऊपर वाला मतलब मैं जिसको अंदर वाला गोल कर्व वाला बोलते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट से उसका लेफ्ट वाला नॉर्मल आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब लेफ्ट, और ई राइट की तरफ एंगल 180 पाई आर स्क्वायर माइनस
तो ई पाई आर। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म था इसलिए ये इंटीग्रल आसानी से बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के। राइट में डी आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब राइट में जा रहा है इसका एरिया नॉर्मल। ई भी राइट में है, एंगल 0, तो ये भी पाई आर स्क्वायर। ठीक, जो ये उसके अंदर का जो कर्ड वॉल है, हर जगह पे डीए छोटा सा रेडियली आउटवर्ड होगा और ई तो एक्सिस के अलोंग है। तो बोलो एंगल क्या होगा? हर पॉइंट पर 90 होगा कि नहीं? दोनों के भी दिख रहा है, रेडियली होता है ना एरिया, तो सर्कल की प्रॉपर्टी। तो कर्व जो फेस है, वो जो वॉल है उससे 0 होगा, फाई कुछ भी नहीं, मतलब नो फ्लक्स। वेल ऑब्वियस है, पानी पानी जैसे जाता है तो वो तो सीधा ही जाएगा ना, ऐसा। तो टोटल क्या करोगे? जो पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस 0 हो गया, वही रिजल्ट। तो ये जनरल ट्रूथ बॉक्स में लिख लीजिए आप। यूनिफॉर्म फील्ड, क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स 0 ऑलवेज। ये एक लाइन आपको लगता है, लेकिन बहुत सारे मार्क्स आपके बजा देगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, है ना? नहीं तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अब नंबर के साथ थोड़ा खेलते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्यूब है एल 10 सेंटीमीटर, फील्ड आपको दिया हुआ है ना? देखो उसका यूनिट। अब ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है और एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर है, ये टिपिकल सवाल है। वाई की तरफ 6 फेसिस है ना? तो हर एक का फ्लक्स चाहिए। सबसे पहले आपको फेस के नॉर्मल पता होने चाहिए, आउटवर्ड। तो देखो S1 माइनस वाई कैप, S3 प्लस वाई कैप, ये लेफ्ट राइट है। ठीक है, S5 प्लस एक्स कैप, S6 माइनस ये फ्रंट बैक वाला है। S2 देखो आप, S2 देखा, S2 प्लस जेड, S4 देखो नीचे, तो ये माइनस जेड कैप, टॉप बॉटम है कि नहीं? ऐसा है। और फेज एरिया क्या लोगे आप? 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर होगा ना, 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई ए जो है आपका 4000 दिया था ना, इंटू 0.01, तो इतना है ना? तो ये नंबर बार बार आएगा, निकाल लिया एक बार। ठीक है ना? चलो, ओके है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक करके, पहला ऑब्जर्वेशन है, फील्ड एक्स वाई के पैरेलल है, मतलब जेड कंपोनेंट 0। S2 और S4 टॉप बॉटम में है, जिनके नॉर्मल्स जेड में है, तो उनका भी सीधा 0 है। तो ये तो दो फेसिस फ्री में निपट गए। अब टेबल को देखिए और ट्रिगो याद रखिए आपका, cos 37.8, cos 53.6, 37 मतलब 4/5, 53 3/5, ये सारे तो जेई के फेवरेट है। अब देखो S1 नॉर्मल माइनस वाई है उसका, ई और नॉर्मल का एंगल 90 प्लस 37 120, तो फ्लक्स आपका उस हिसाब से cos इंटू 180 माइनस 53, तो देखो -24। S3 में नॉर्मल प्लस वाई, एंगल में 90 माइनस 30, तो 53, तो फ्लक्स आपका जो भी वैल्यूज थे। S5 में नॉर्मल प्लस एक्स है, तो एंगल सीधा 37, अग्री, सीधा मल्टीप्लाई हो गया।
S6 में -x है तो एंगल 143 होगा, है ना। तो cos ऑफ 37 माइनस, समझ गए। तो और ये अब कंसिस्टेंसी चेक करो, है ना। ये एक अच्छी आदत है फिजिक्स में, वेरीफाई करना। सब जोड़ो, जीरो हुआ कि नहीं देखो। पता था यूनिफॉर्म फील्ड है, क्लोज सरफेस है, जीरो तो आना ही था। लेकिन, है ना, कहा जाता है कि डेविल लाइज इन द डिटेल, करना भी तो जरूरी था। ऐसा नहीं कि सर पता है, क्योंकि ये चीज काम आनी। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़े। ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जिसमें हम अ, पूछेंगे कि सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स, कितना फ्लक्स सिलेंडर के अंदर घुस रहा है। सिलेंडर का रेडियस आर है, एच है, क्या हाइट, पहले सीधा खड़ा है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, देखो फिगर ए। फिर है उसका थीटा से थोड़ा सा ऐसे झुक गया, फिगर बी में जो दिया है, ठीक है। वर्टिकल से एंगल है ना, थोड़ा, है ना, ये एंगल थोड़ा थीटा है। ओके, एंगल वर्टिकल से मापना है, इतना ही है। तो आइडिया क्या है, तो एंटरिंग फ्लक्स जो है ई इंटू कौन सा एरिया लोगे, वो जो फील्ड के सामने दिख रहा, प्रोजेक्टेड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितना एरिया दिखेगा, प्रोजेक्टेड एरिया जो बोलते हैं ना, क्योंकि उतनी ही तो लाइंस अंदर घुसेगी। पॉज करो, देखो, ट्राई करो, पहले सीधा सिलेंडर को करो, वो तो आसान है ना। तो देखो सीधे के लिए तो आसानी से निपट जाएगा। प्रोजेक्टेड एरिया तो आपको पता है, इसको बोलते हैं साइड ऑन। तो रेक्टेंगल दिखेगा ना, उसका विड्थ होता है जिस जो डायमीटर है 2r, और हाइट तो एच ही है, तो सीधा 2rh ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। केस बी में थीटा से टिल्टेड है। अब लाइंस तीन रास्तों से अ, घुसती है यहाँ पे। एक तो है एक्शियल, वही रेक्टेंगल लेकिन अब टिल्टेड है, तो प्रोजेक्शन आपका कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल से था ना, तो हमने सीधा कॉस थीटा ले लिया। हॉरिजॉन्टल से होता तो फिर वर्टिकल के साथ साइन थीटा आता। अब टॉप डिस्क का आधा हिस्सा आएगा, है ना, क्योंकि डिस्क का नॉर्मल अब हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा वर्टिकल के साथ थीटा। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। और बॉटम डिस्क का आधा हिस्सा, तो ये आपका साइन थीटा आगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2। समझे, जोड़ दो अब सारों को, जो भी था, है ना। लिमिट्स चेक करो, क्यों क्यों मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आनी चाहिए, है ना। थीटा अगर जीरो रखो तो 2 ERH आ रहा है कि नहीं, ये अपने आंसर में डालो, तो सही बात है, आ रहा है। नहीं आता तो गड़बड़। अच्छा, थीटा अगर 90 करो तो सिलेंडर लेटा दिया मतलब, तो क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर आना चाहिए ना, एरिया परपेंडिकुलर। तो एक फ्लक्स एक एरिया, इतना ही फ्लक्स ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझे। ऐसा मतलब ये आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। चलो, ये आज का सबसे एलिगेंट मैं कहूंगा कि क्वेश्चन है। इसकी जो खूबसूरती है ना, आप अभी देखोगे। ये एक बहुत लंबी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, है ना, जो एक सर्कल के एक्सिस पर लेटी हुई है, और उसका एक एंड सर्कल के सेंटर पे टिका हुआ है।
सर्कल का रेडियस आर है, पूछा है सर्कल का सर्कल के एरिया से उसका फ्लक्स कितना है, ई का जो फील्ड है। देखो स्ट्रेटेजी है कि सर्कल के प्लेन में एक पतली रिंग लेनी पड़ेगी हमें, रेडियस वाई पे जाके थिकनेस उसकी डी वाई ले लो। सेमी इनफाइनाइट वायर की फील्ड उस रिंग पर दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। पहला ई एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब डी ए के पैरेलल, ये हमें फ्लक्स देगा। ई वाई रेडियल डी ए के परपेंडिकुलर कॉस 90, इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो हमें अब यहाँ पे सिर्फ ई एक्स से मतलब है। ये समझ गए कि नहीं आप, है ना? ये इसीलिए तो करना पड़ता है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के भाग जाओ। ये ऐसे ऐसे ही तो इंटीग्रेशन सीखते हो आप। देखो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, तो वही यूज करेंगे हम। सेमी इनफाइनाइट वायर का एंड वाले प्लेन में डिस्टेंस y पर एक्सियल कंपोनेंट क्या होता है, याद है ना? तो ये एक्स को लिखेंगे लैम्बडा अपॉन 4 पाई ई नॉट अपॉन डी। डी मतलब यहाँ पे y है। और रिंग का एरिया सरकमफरेंस इनटू थिकनेस होता है 2 पाई आर डी आर, यहाँ पे y है तो 2 पाई वाई डी वाई। तो रिंग का फ्लक्स क्या होगा, डी फाई छोटा सा, तो ई एक्स इंटू 2 पाई वाई डी वाई हुआ कि नहीं? तो डालो सारी वैल्यूज और देखो मैजिक, y तो कैंसिल हो गया। तो y ही कैंसिल हो गया तो क्या ही बात है, तो फिर डी सीधा डी फाई आपका लैम्डा डी वाई इंटू, तो यही तो खूबसूरती है। देखा, डी फाई में y ही नहीं है, तो मतलब यह है कि हर रिंग छोटी या बड़ी बराबर ही फ्लक्स कैरी करती है। क्यों? क्योंकि फील्ड आपकी 1/y से गिरती है ना, और रिंग का एरिया y से बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल यहाँ पे कर रहे हैं। समझे? ये y से ई एक्स जो देखा ना फॉर्मूला में, ऐसा है। तो अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चों का खेल है ना? 0 से आर ही करना पड़ेगा तारीख, ताकि पूरी कवर हो जाए। तो 2r/, ये 2 एप्सिलॉन नॉट निकला। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, फ्लक्स आर के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर में नहीं, आर स्क्वायर में नहीं है। तो ये कैंसलेशन की वजह से हुआ है, ये जो हमारा वाई वाई कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो ये आंसर भी आप नोट कर लो, याद कर लो। एडवांस के तो क्वेश्चन में एक दो बार डायरेक्टली आता है। ठीक है, आ भी गया है। चलो, अब आता है कौन, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज, गॉस लॉ, है ना, जिस मोमेंट का हमें इंतजार था। पहली बात है कि ये कोई नया फिजिक्स तो है नहीं, है ना। कूलम्स लॉ जो था, ये उसी से इक्विवेलेंट है, ऐसा कह सकते हैं। बस चार्ज और फील्ड का यहाँ पे रिश्ता थोड़ा अलग है, बट ये पावरफुल है। और इसका अभी देखेंगे, पहले तो स्टेटमेंट देख लो। किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड टोटल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, ये पता है। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे दो क्रूशियल बातें हैं, और यहीं पे ये जो क्रूशियल बातें बता रहा हूँ यही आपको पकड़ेगा। पहला है, लेफ्ट साइड का ई जो है, ये रिजल्टेड फील्ड है सारे चार्जेस का। बोले क्या मतलब? बोले अंदर वाले भी बाहर वाले भी, सबका। बोर्ड में भी ये पूछ लेते बार बार। दूसरा है, राइट साइड का जो क्यू एन है, ये सिर्फ एनक्लोज चार्ज है ना।
क्योंकि बाहर वाले का जो आपको पता है क्लोज सरफेस में बाहर वाले सरफेस का नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा कंट्रीब्यूशन, इसलिए जो अंदर वाला है वही देता है। समझ गए? कंफ्यूज हो गए? अगर पहली बार है हुए है तो ठीक है, क्योंकि है थोड़ा। तो बाहर के चार्जेस फील्ड में अ, मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो चलो आगे क्लियर करते हैं इसको। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस सरफेस पर गॉस लॉ लगाते हैं ना, उसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और ये कोई सरफेस नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है ना। कोई असली चीज रखने की जरूरत नहीं है। बोले सर कहाँ है? ऐसा नहीं। अपनी मर्जी से हवा में हाइपोथेटिकल हम ये सरफेस सोचते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो तो अब हम जो बाहर का जो चार्ज फील्ड में है और वो जो फ्लक्स में नहीं है, ये जो आप कंफ्यूज होते हैं उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां आपको समझाते हैं, ये जो भी था ये काम कैसे करता है। देखो ये तो एक्स्ट्रा चीज है, रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बता रहा हूं। एक पॉइंट चार्ज क्यू है और उसके अराउंड आप एक स्पीयर ले लो रेडियस आर का। उस स्पीयर का कोई छोटा सा पैच लो, ये दिखा है ना एरिया डी, स्मॉलर एरिया। अब इसको प्रोजेक्ट करो आप कॉन्सेंट्रिक स्पीयर पर, बड़े 2r पर, ऐसा। तो हर लीनियर डायमेंशन डबल हो गई कि नहीं हो गई? तो एरिया आपका 4d हुआ। समझे? लेकिन फील्ड का क्या हो? तो फील्ड तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से है। तो डिस्टेंस डबल तो फील्ड क्या हुआ? E/4। तो फ्लक्स क्या हुआ? फील्ड इंटू एरिया। तो भाई साहब देखो बिल्कुल सेम हुआ कि नहीं? पता नहीं इसमें लोगों को कंफ्यूजन क्यों है, लेकिन ये ऐसा है। बहुत सवाल उठते हैं इसलिए बता दिया, है ना। तो वही लाइंस तो वही फ्लक्स, चाहे आप पैच आर लो या 2r। इनवर्स इनवर्स जो स्क्वायर लो है ना एरिया का, उसी से ये जो परफेक्ट कैंसलेशन हो रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ। और सीधा कैलकुलेट भी कर लो। पॉइंट चार्ज है, रेडियस स्पीयर का स्मॉल आर है, तो करो फाई इक्वल टू ई इंटू डॉट ए करो, है ना। तो पॉइंट चार्ज का ई क्या है? आया कि नहीं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, देखा? ऐसा है, आर गायब हो गया। रेडियस कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, आप प्रोजेक्शन के प्रोजेक्टेड एरिया के आर्ग्यूमेंट से फ्लक्स हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो यही तो गॉस लॉ का हार्ट है। और ध्यान दीजिए, ये 1/एप्सिलॉन नॉट और इनवर्स स्क्वायर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है भाई साहब, है कि नहीं? देखो ऐसा है। चलो अब थोड़ा साइन गेम समझना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 3 पिक्चर में हम जो साइन गेम है पूरा समझेंगे। पहला पिक्चर है, ए जो प्लस क्यू अंदर है और क्यू है तो रेडियली बाहर आ रही है ना, सब निकल रही है, तो फाई पॉजिटिव। ठीक है। बी में माइनस क्यू अंदर है तो लाइंस अंदर, तो फाई माइनस नेगेटिव। अब देखो ये जो पिक्चर सी है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस, और यहाँ पे सॉलिड एंगल का भी लोग कई बार जिक्र कर लेते हैं, बट हम तो, देखो चार्ज यहाँ पे बाहर है, सरफेस के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, क्लोज सरफेस है, कुछ नहीं है। अब देखिए, जो भी लाइन सरफेस में घुसी, है ना, उसका हाल क्या होगा? दूसरी तरफ निकल ही आने वाली है बाहर। तो घुसना माइनस, निकलना प्लस, टोटल क्या हो गया? जीरो हो गया। देखो ये है, लेकिन इसके पीछे डीप
ट्रूथ भी है, वो ये है कि फील्ड लाइंस किसी रीजन के अंदर से शुरू हुई तो खत्म सिर्फ तब होती है जब उस रीजन में चार्ज हो। नहीं तो नहीं तो समझे कि नहीं ये बात? ऐसा है। वो मोनोपोल और डायपोल की बात है, नहीं खत्म होगी। चार्ज नहीं है तो लाइन बाईपास थ्रू कर जाएगी, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आसान, और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम। इसका एक और सीधा एग्जांपल है। एक चार्ज कैपिटल क्यू, आप दो गॉसियन सरफेस लेते हैं। पहला ए1 है, वो जो क्यू क्यू को एनक्लोज कर रहा है ना। फ्लक्स थ्रू ए1 आपका क्या होगा बताओ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया, खत्म। दूसरा है पास में है लेकिन क्यू आपका बाहर है उसके, तो ये लाइंस ए2 में घुस रही है और निकल भी जा रही है, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा, है ना। लेकिन, और ये जो लेकिन है, ये नोट बहुत जरूरी है, लेकिन ए2 पर फील्ड जीरो नहीं है, क्यू की फील्ड वहां पे पूरी मौजूद है, तो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो हर पॉइंट पर, है ना। तो ये आपको लिख लेना है, समझ लेना है अच्छी तरह से। जीरो फ्लक्स का मतलब जीरो फील्ड नहीं होता है। जीरो फ्लक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एनक्लोज्ड चार्ज जीरो है। समझे कि नहीं? अब ये जो बात मैं रहा हूं, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये हर साल किसी ना किसी फॉर्म में बोर्ड में और जेई में आता ही रहता है। ठीक है, समझे? तो इसीलिए ये लिया था। अब देखो, मस्ट नो जो पॉइंट्स हैं गॉस लॉ के, है ना, ये पहला सेट है। ये मैं थोड़ा सा धीरे से ही जाऊंगा, आप ध्यान से नोट करते जाओ। पॉइंट नंबर 1 है, नेट फ्लक्स प्रोपोर्शनल है नेट लाइंस के। मतलब निकलने वाली लाइन माइनस घुसने वाली लाइन। समझे कि नेट नेट की बात है। ज्यादा निकल रही है तो पॉजिटिव, ज्यादा घुस रही है तो नेगेटिव। समझे? हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से दूसरा पॉइंट, अगर क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो है, तो ये आप जैसे अगली स्लाइड में देखा, ई भी जीरो है ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, है ना। अभी देखा, जरूरी सिर्फ ये है कि एनक्लोज नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, नेट चार्ज, नेट, ऐसा। तीसरा पॉइंट, गॉस लॉ में ई जो है सब चार्जेस का है, वो नेट फील्ड है ई, इनसाइड प्लस आउटसाइड जितने भी है दोनों का। चौथा पॉइंट, बाहर के जो चार्जेस है उनका फ्लक्स कितना होता है? कोई फ्लक्स नहीं, नेट फ्लक्स कुछ नहीं होता है, नेट। तो उनके लिए जो लाइंस है वो, जो जितनी लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है, ऐसा है। पांचवा पॉइंट क्या है? नेट फ्लक्स डिसाइड करता है कि आ, सिर्फ और सिर्फ अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है कि नहीं, समझे कि नहीं? अगर नेट फ्लक्स है तो ही चार्ज अंदर होगा, नेट फ्लक्स जीरो तो कुछ नहीं। समझे? 5 पॉइंट। चलो, और भी पॉइंट्स है, देख लो। दो और पॉइंट्स है यहाँ पे, थोड़े से ये सटल है, सूक्ष्म है। छठा पॉइंट यह है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस को इधर उधर आप खिसका दो अगर अंदर, तो सरफेस पर फील्ड पॉइंट बाय पॉइंट बदल जाएगी, लेकिन एज यू कैन से व्हाट अबाउट द नेट फ्लक्स, वो नहीं बदलेगा, है ना। वो तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन, है ना। लेकिन देखो, पॉइंट बाय पॉइंट का फील्ड बदल जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, और सातवां पॉइंट, बाहर के चार्जेस को अगर आप रीअरेंज करो फिर से, किसी पॉइंट पर ई बड़ा हो सकता है लेकिन आपका नेट फ्लक्स अगेन अनटच्ड, है ना।
क्योंकि बाहर वालों का टोटल कंट्रीब्यूशन आपको पता है हमेशा जीरो, लेकिन जो मैं बता ना कि क्या चेंज होता है हर पॉइंट पर, ई जो है फील्ड ऐसा है। तो ये इसीलिए जो फील्ड कौन बदल सकता है ये ही है। और पूछने वाले तो यही पूछेंगे पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट। तो इसीलिए देखो ये मंत्र देखो जेई का, आपको यही काम आएगा। फ्लक्स को सिर्फ क्यू इन की परवाह है, फील्ड को यूनिवर्स के हर चार्ज की परवाह है। फील्ड मतलब फील्ड, समझे। और एक ये देखो क्विक सेल्फ टेस्ट है, एक डायपोल है उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू, पूरा का पूरा एक गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा सोचिए। सोचिए क्यू इन क्या है, डायपोल का मतलब है ना, प्लस माइनस, इसलिए नेट नेट बोल रहा था, तो जीरो होगा फ्लक्स। अच्छा, हालांकि सरफेस पर ई हर जगह पे नॉन जीरो है, देखा कि नहीं सरफेस पर, समझ गए। फ्लक्स जीरो है, फील्ड जीरो नहीं है। परफेक्टली समझ में आ गया होगा। चलो, ये इसलिए यहां पे डाला है क्योंकि कंडक्टर में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो और ये गॉस लॉ से कैसे इसको समझा जाता है, तो ये जो हमने, ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ को काम पे लगाने के लिए। देखो कंडक्टर्स है और कैविटी है, उनके अंदर पहला केस है खाली कैविटी, एक क्लोज्ड कंडक्टर है, अंदर एक चार्ज फ्री कैविटी है, तो रिजल्ट क्या होगा, कैविटी के अंदर फील्ड जीरो, बाहर चाहे कितने भी चार्जेस हो, पता है ना आपको, कंडक्टर्स पे कोई चार्ज, कैविटी के अंदर आपका ई जीरो हो जाएगा कंडक्टर, और इनर सरफेस की कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होगी यहाँ में। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, समझे कि नहीं। फेराडे केज, ये सब इसी पर चलता है। तो नहीं बोलते थंडर स्टॉर्म में, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, गाड़ी के अंदर आप बैठ जाओ, थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो कहाँ बैठना चाहिए, बोले गाड़ी के अंदर, समझे ना, कैविटी के अंदर फील्ड जीरो है क्योंकि वो शील्ड कर रहा है। दूसरा केस देखो, कैविटी में चार्ज आप क्यू रख दिया, अब अगर गॉस लॉ नहीं होता तो क्या करते, तो इसीलिए गॉस लॉ को पावरफुल बनाया जाता है। देखो गॉस लॉ का कमाल, एक गॉसियन सरफेस लो, है ना, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, और ये सरफेस देखो पूरा कैविटी को घेरता हुआ लिया है ना, ये जो डैश कर्व दिखाया है। अब कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, कंडक्टर के अंदर बताओ, जीरो होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक रूल है ई जीरो, तो उस सरफेस से फ्लक्स ऑब्वियसली जीरो, ई जीरो तो फ्लक्स कैसे, है ना, क्योंकि फ्लक्स ही तो होता है ई डॉट ई। अच्छा, तो गॉस लॉ फटाक से क्या बोलेगा बताओ, लेफ्ट साइड जीरो तो क्यू इन क्या होना चाहिए, एनक्लोज कर जीरो हुआ कि नहीं, लेकिन आप बोलेंगे सर अंदर तो क्यू है, तो एनक्लोज चार्ज जीरो तभी हो जाएगा जब इनर सरफेस पे एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज आ जाए, प्लस क्यू माइनस, है ना, तो हो गया ना, दिस इज फोर्स्ड बाय गॉस लॉ, समझ गए, माइनस क्यू क्यू आया, और कंडक्टर तो न्यूट्रल था, तो चार्ज तो कंजर्वेशन होना ही था, तो वो माइनस क्यू कहीं से भी आया होगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चला जाने वाला है, तो आउटर क्यू अपने आप ऐसे अरेंज कर लेगा, तो इनर माइनस आउटर प्लस। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, लेकिन गॉस लॉ ने ये प्रूव कर दिया, है ना, गॉस लॉ ने ये प्रूव किया है, थियोरी थियोरी ने प्रूव किया है, सी, तो यही उसका कमाल है। चलो और एक केस देखो यहाँ पे, अब कंडक्टर को खुद भी चार्ज क्यू दे दिया,
है ना। कैविटी में भी क्यू है। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको टिपिकल है, आगे काम आएंगे। तो इनर सरफेस का लॉजिक तो वही है, गॉसियन सरफेस मेटल में है, फ्लक्स जीरो, S1 पर माइनस क्यू फिक्स्ड। अब टोटल का हिसाब लगाओ, कंडक्टर के पास पहले से क्यू था, तो इंड्यूस सेपरेशन तो आउटर सरफेस पे आप क्या बोलोगे, क्यू प्लस क्यू, बड़ा क्यू, है ना। अब तो सिंपल बुक कीपिंग है, अंदर वाला माइनस क्यू, बचा हुआ सब बाहर। चौथा केस भी देख लो, टू वे शील्डिंग है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से दो, है ना। कैविटी की दुनिया है, मतलब Q और S1 का इंड्यूस्ड चार्ज, इन दोनों का कंबाइंड फील्ड है। इस पे बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, तो और खास करके हमने डीपीपी में लिया हुआ है अच्छे प्रॉब्लम। एनीवेज, तो S1 के बाहर हर पॉइंट पर B हो या C जीरो होना चाहिए, ठीक है। बाहर की दुनिया, S2 का Q प्लस Q जो है, और सारे एक्सटर्नल चार्जेस, इन सब के कंबाइंड फील्ड S2 के अंदर हर पॉइंट पर A हो या B हो, यहाँ पे सारा जीरो होता है, है ना। मतलब कंडक्टर एक दीवार है, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिकली हमने काट ली है। इस पिक्चर को पकड़ के रखिए, अभी अभी आपको काम आएगी, ठीक है, ध्यान दो इसको, समझे। चलो, होप आपने इसको समझा है ठीक से। हाँ, अब यहाँ पे एक नेचुरल सवाल है, S1 पर माइनस क्यू और S2 पर प्लस क्यू आ गया, लेकिन भाई साहब ये थोड़ा एडवांस चीज है, देखो ध्यान से, ये फैला कैसे हुआ है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर तो सारा मामला है एडवांस का। बेचारे बच्चे, आप सिर्फ देख लो, एडवांस के प्रॉब्लम बाद में डीपीपी में भी हमने कहा। 6 केसेस है, पहले 3 देखो। केस 1, दोनों सरफेसेस स्फेरिकल और क्यू कैविटी के सेंटर में एग्जैक्टली, तो परफेक्टली सिमेट्रिक, तो S1 भी सारा यूनिफॉर्म है, S2 भी यूनिफॉर्म। दूसरा केस देखो, दोनों स्फेरिकल लेकिन क्यू ऑफ सेंटर है। अब क्यू जिस वाली के पास है सरफेस के, वहां माइनस चार्ज ज्यादा खींचेगा, तो S1 नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन S2, है ना, याद करो टू वे शील्डिंग, बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से कोई, तो S2 अपने शेप पकड़ के स्पेरिकल है, यूनिफॉर्म रहेगा S2, ठीक है। भाई अब ये गॉस लॉ नहीं होता अपने पास, तो और ई कंडक्टर का प्रॉपर्टी, तो हैरान करने वाली बात थी ये तो, है ना। अंदर चार्ज टेढ़ा रखा है, लेकिन बाहर फिर भी यूनिफॉर्म है। कोई बात नहीं, ऐसा ही है। तीसरा केस देखो, S1 रेगुलर शेप का है ना, S2 स्पेरिकल है। S1 की शेप असिमेट्रिक अगर रखो तो S1 नॉन यूनिफॉर्म, S2 स्पेरिकल है, यूनिफॉर्म हो जाएगा। पैटर्न दिखा क्या, S2 को सिर्फ अपनी शेप दिखती है और कुछ नहीं दिखा है, समझे ना। काम आएगी ये सारी चीज, यहाँ अगर ये पता है तो 2 सेकंड में आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी 3 केसेस है, अब आपको पैटर्न कंफर्म होगा। देखो S1 इरेग्युलर है, S2 स्पेरिकल है, Q ऑफ सेंटर है, तो S1 यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली S2 स्पेरिकल है, यूनिफॉर्म, है ना। अंदर ड्रामा चल रहा है, बाहर शांति है। पांचवा केस है, उल्टा करो, S1 स्पेरिकल, S2 इरेग्युलर करो। अच्छा ठीक है, Q S1 के सेंटर पर रखो। अब अंदर परफेक्ट सिमेट्री है, S1 यूनिफॉर्म है, लेकिन S2 इरेग्युलर है, नॉन यूनिफॉर्म, देखा। इस बार अंदर सुंदर है, बाहर बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो अपना शेप देखता है। छठा देखो, और आपको पता है ये कंडक्टर की शेप की वजह से, जहां पे रेडियस कम है वहां पे ये चार्ज ज्यादा होता है, ये पढ़ा हुआ है।
अच्छा, अब S1 स्फेरिकल है, S2 इरेग्युलर है, Q ऑफ सेंटर है। अब दोनों तरफ असिमेट्री, S1 भी और S2 दोनों। तो देखो, चारे केसेस का निचोड़ एक लाइन में है। देखो, S1 का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि कैविटी की शेप और क्यूब की पोजीशन, ऐसा देखा। और S2 का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ उसका बाहरी शेप। समझे, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। चलो, ये कैविटी के मैं बोलता हूँ गोल्डन रूल है, बहुत काम आने वाले एग्जाम में। अभी तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन पहला है, इनर सरफेस S1 हमेशा एग्जैक्टली माइनस, डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है तो कैविटी की ज्योमेट्री क्यू के पोजीशन से ही डिस्ट्रीब्यूशन। समझे ये सब चीजें। और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर से कोई चार्ज आप ले आओ कंडक्टर के पास तो S1 का डिस्ट्रीब्यूशन हिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब शील्डिंग है, बाहर की दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जो ये फंडामेंटल मांगते हैं। दूसरा रूल है आउटर सरफेस एट, हमेशा प्लस क्यू, है ना, प्लस जो भी आपका क्यू कंडक्टर का हो, अगर दिया हो तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका फिक्स होता है। उसका जो ज्योमेट्री है बाहरी, उसका शेप, और उसके जो भी एक्सटर्नल चार्जेस है। अगर एक्सटर्नल चार्ज होगा तो होगा उसका ऑब्वियसली। अगर स्पेरिकल है और अकेला है तो परफेक्टली यूनिफॉर्म ही रहेगा। लेकिन बाहर अगर कोई चार्ज आया तो फिर S2 रीअरेंज कर देगा। समझे कि नहीं? और फिजिकल पिक्चर है, ये कंडक्टर का बल्क, यहाँ E0 है ना, एक इंफॉर्मेशन फायरवॉल है। कैविटी वाली दुनिया Q और S1, और बाहर वाली दुनिया S2 और एक्सटर्नल। समझ ले, दोनों इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को, एक दूसरे की कोई खबर नहीं है। चलो भाई साहब, ये इतना काफी है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। चलो, आज का पूरा लेक्चर ये कार्ड पर है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाला। फ्लक्स कॉस थीटा, ये कॉस थीटा या ई डॉट ए, जनरली इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है। साइन निकले तो प्लस, घुसे तो माइनस, घिसे तो जीरो। यूनिट पता है, न्यूटन में, जो भी है। याद रखने लायक रिजल्ट्स क्या? यूनिफॉर्म फील्ड, क्लोज सर्फ जीरो, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस तो सीधा ई पाई आर स्क्वायर प्रोजेक्टेड ले लो। सेमी इनफाइनाइट है, डिस्क सेंटर पे है, तो ये भी आपको लैम्डा आर बाय 2, ये हमने ये केस याद रखना है। गॉस लॉ, जो साइक्लिक इंटीग्रल ओवर द सरफेस है, ई डॉट डी ए, जो हम निकाल रहे थे, वो सीधा क्यू एन बाय, है ना, ई सब का, क्यू सिर्फ अंदर का, फील्ड सबका, फ्लक्स सिर्फ क्यू की वजह से। कंडक्टर विथ कैविटी, क्यू अंदर तो माइनस क्यू S1 पे, प्लस क्यू बाहर, और बड़ा क्यू है तो वो भी S2, है ना। और दोनों दुनिया म्यूचुअली शील्डेड, एक को दूसरे का खबर नहीं है। ये काम आएगा क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, और भी काम पे लगाएंगे गॉस लॉ को। स्पीयर है, इनफाइनाइट वायर है, एप्लीकेशंस है उसकी, है ना, 3 क्लासिक फील्ड है, 3 लाइन में डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको मिस मत करना। लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और देखो, ये होमवर्क है, पहला, दूसरा, सारे अपने हाथ से खुद से सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो एक उसका एसेंस समझ लो बस। एनीवेज, चलो, पसंद आया लेक्चर तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
I would be glad if you can drop a comment about the feedback और ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक पढ़ते रहो, सवाल पूछते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। थैंक यू।